नमस्ते दोस्तों, हम लोग आज लेक्चर 4 कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने क्या किया है कि 1773 से 1853 तक के जो अधिनियम हम लोगों ने पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ 8 PYQs मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। आगे जब पूरा अधिनियम हम लोग खत्म कर लेंगे तो आगे और भी इसमें PYQ ऐड कर देंगे। तो पहला सवाल हमारे पास यहाँ पे है, हम लोग 10 मिनट के अंदर में इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना है। जो काम थोड़ी देर में हो सकता है उसके लिए हम लोग ज़्यादा समय क्यों लें। तो पहला सवाल है, आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, जवाब देना है, फिर आंसर देखना है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किससे किया गया? तो आप लोग को मैंने बताया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है ये इसका सही आंसर है। तो इसके बारे में अगर हम कुछ जानना चाहें तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? 1774 में हुई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। और एलिजा एमपी जो है वो एलिजा एमपे जो है इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अगला सवाल हम लोग चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है कि सही नहीं पूछ रहा है। सही है, क्या है? सही है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर एलिजा एमपी मुख्य न्यायाधीश, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा एमपे या एलिजा एमपे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। तो अब क्या करना है कि सही चुनना है। तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, अब ये होगा या ये होगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही 1774 में कलकत्ता में स्थापना की गई थी उच्चतम न्यायालय की। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। तो इसका आंसर हो गया केवल एक। आंसर हो गया केवल एक। ठीक है, केवल एक इसका आंसर हो गया, केवल एक हो गया इसका आंसर। देखिए कहाँ कब कब पूछा है, वहां से PYQ हम लोग सरल। अब कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 है नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। अब जैसे मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि कौन से अधिनियम से इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, और चाहे मैं हूं चाहे कोई भी टीचर हो सारा कुछ नहीं बता सकता। तो हम लोगों को दिमाग इस्तेमाल करना होता है ऐसे सवाल पे। और ये टॉपिक आ गया तो इसको हम लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किससे हुई थी? तो इससे हुई थी। तो बी का 1, तो बी का 1 इसमें नहीं है तो इसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। बी का 1 इसमें नहीं है तो हम लोगों ने इसको खत्म कर दिया। इसमें नहीं, इसमें ऑप्शन तो हम लोग के पास ये आ गया। लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 से किया गया। उसके बाद नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारत अधिनियम 1784 से नियंत्रण परिषद का स्थापना किया गया। हम लोगों ने पढ़ा था कि 1774 के अधिनियम से, पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम से भारत नियंत्रण परिषद का स्थापना किया गया था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा दिया गया। नोट कर लेंगे कि इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस किस एक्ट से दी गई? तो चार्टर एक्ट 1813 से दिया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833 के चार्टर एक्ट से हम लोगों ने पढ़ा है कि 1833 के चार्टर एक्ट से गवर्नर जनरल में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। और मैकाले जो है वो पहले सदस्य इसके थे। तो ये हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो नियामक अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना,
पिट्स का भारत अधिनियम 1784 से नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी और 1813 के चार्टर एक्ट से इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी और 1833 के गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। तो सिर्फ एक पता था हम लोगों को, उस हिसाब से निकाले। तो इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं होता है, ध्यान देकर कौन सा ऑप्शन में आता है ये देखना होता है। अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? सही उत्तर चुनना है। यूपीएससी का सवाल है 2018 का। 1813 का चार्टर एक्ट, इसमें 1 लाख रुपए देने का बात किया गया था, आप लोगों को पता होगा। तो इसका मतलब है ये सही होगा। तो पहला इसमें है, ये तो ये हो सकता है, ये होगा नहीं। अब इस तीनों में प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद, देखिए हम लोग इसको पढ़े नहीं है। प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद आगे आने वाला है, तो हम लोग इसको पढ़े नहीं है। लेकिन अगर प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता तो हम लोग 1813 के चार्टर एक्ट में या 1823 के चार्टर एक्ट में या 1833 के चार्टर एक्ट में पढ़ते। लेकिन ऐसा तो कुछ हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा क्या करना है इसमें। तो अब इसमें हम लोगों को अब दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है? देखिए कि 1 लाख रुपए जब दिया गया शिक्षा के लिए, तो हो सकता है कि कैसी शिक्षा लाई जाए, पुराना भारत के अनुसार शिक्षा लाया जाए कि हिंदी मतलब भारत की जो भाषा है उसमें शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, कि अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो सकता है, हमें आइडिया नहीं इस बारे में। जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तो अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ा 1813 के चार्टर एक्ट, ये हम लोग को पता है। तो ये हो सकता है, ये हो नहीं सकता। अब इसमें से कोई हो सकता है। जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन से भी भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, याद रख लेना है। और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद से भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, ये हम लोगों को याद रख लेना है। तो तीनों चीजों से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देख लेना है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया और पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया और 1823 ईस्वी के जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए के अनुदान की थी। और समिति में 10 यूरोपीय सदस्य थे, जिसमें आंग्ल एवं प्राच्य दोनों शिक्षा माध्यमों के समर्थक शामिल थे। जिस कारण आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता कौन थे? तो ट्रेविलियन थे, जबकि एच.टी. प्रिंसेप प्राच्य के थे। प्रिंसेप क्या थे? प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का शासनकाल 1828 से 1835 रहा। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। शासनकाल में 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया और भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। तो निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो ऑप्शन नंबर 2। कैसे हम लोग इसको लगाते? तो 1813 का चार्टर एक्ट 1 लाख रुपए, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाया गया, ये भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव के लिए। 1 लाख रुपए को खर्च कैसे करना है, कहाँ करना है उसके लिए। और 1828 से 1835 जो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल था तो वहां पे जो है प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद हुआ, जिसमें प्राच्यविद के समर्थक कौन थे? मतलब 10 सदस्यों का जो नियुक्त किया गया था उसमें प्राच्यविद के समर्थक थे ट्रेवेलियन और प्रिंसेप जो है वो आंग्लविद के समर्थक थे। और विलियम बेंटिंग के समय में लॉर्ड मैकाले का प्रस्ताव, चूंकि 1833 में लॉर्ड मैकाले को चौथे सदस्य के रूप में चुना गया, तो लॉर्ड मैकाले ने प्रस्ताव दिया। 1835 में इसको स्वीकार कर लिया गया लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को, और अंग्रेजी शिक्षा को ही उच्च शिक्षा का माध्यम माना गया। ये हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया था? क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश इंडिया ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया? हम लोगों ने इसको पढ़ा था, 1813 का चार्टर अधिनियम है। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम से
1833 के चार्टर अधिनियम से समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए और कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए कहा गया। अगर ऑप्शन आता है कि समस्त तो 1833 पे टिक लगा देते, लेकिन यहाँ पे था चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, तो 1813 का लगा दिए। तो चाय और चीन के साथ ऑप्शन है तो 1813 और समस्त कहता तो 1833 पे लगा देते। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट में तो ऐसा कुछ बात था नहीं, 1813 में बात था और 1833 में बात था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम से भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार, देखिए चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी तो समाप्त कर दिया 1813 में। ऑप्शन हम लोग ये लगा सकते हैं क्योंकि एक तरह से एक अधिकार था पहले, तो एक अधिकार को समाप्त कर दिया, तो इस हिसाब से हम लोग 1813 का चार्टर एक्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में विचार करना है और सही कथन को चुनना है। हमेशा ये देखना है सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के आधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ छोड़कर समाप्त कर दिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला है इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। मान लेते हैं हमें इसके बारे में नहीं पता है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश, पहला तो होगा, इसका मतलब ये हो नहीं सकता। अब ये तो 1 2 होगा। अब देखिए 1 है 2 है 1 है 3 है 1 है 2 है 3 है, 1 सब में कॉमन है। अब हमें 2 और 3 में देखना है कि कौन सही होगा और कौन गलत होगा। तो पहला ऑप्शन है कि चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो 18 से 13 के चार्टर एक्ट में ये चीज किया गया, इसीलिए ये नंबर ऑप्शन भी सही है। जब कंपनी द्वारा अधिकार मिले भारतीय, देखिए जब व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया, कॉमन सेंस यहाँ पे अप्लाई ये करना है कि जब व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया, जब व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया, तो हम ये तो दिमाग लगा सकते हैं ना कि जब व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया तो राज क्षेत्रों में जो ब्रिटिश राज है उसका संप्रभुता को और भी सुदृढ़ कर दिया होगा, पावर छीन लिया तो संप्रभुता सुदृढ़ कर दिया होगा, इसलिए ये ऑप्शन को भी हम सही मान लेते हैं। और भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में इस समय नहीं आया था, वो 1858 का अधिनियम में वो आया था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 3 गलत हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा। अगर हमें यह पता हो कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, ये 1858 में आया था, क्योंकि 1858 का अधिनियम में 1857 की क्रांति के बाद सब कुछ हुआ है, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन 1 और 2 निकल जाता। पहला हमें सही पता है, उस हिसाब से देख लेते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के साथ व्यापार पर अधिकार बना रहा था, बाकी सारी चीजों को समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को और भी सुदृढ़ कर दिया। कैसे किया, कैसे हम लोग समझ सकते हैं, हम लोगों ने उसको देखा। इस एक्ट में हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं था। इस तरह से 1 और 2 हमारा सही हो जाता है। 3 सही क्यों नहीं है? क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में आता है। जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना और राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ। तो जब हम लोग 1858 का एक्ट पढ़ेंगे तो इस बारे में हम लोग और आगे देख लेंगे। आपका अंतिम सवाल पे चलते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन के लिए कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने बनाया? 1858 के अधिनियम ने बनाया, 1861 के अधिनियम ने बनाया, 1833 के अधिनियम ने बनाया, 1853 के अधिनियम ने बनाया। हमने पढ़ा है 1833 का अधिनियम जो है उसमें उस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ठीक है,
चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा था 87 नंबर, जिसमें क्या कहा गया था? जिसमें कहा गया था कि भारतीय अथवा क्राउन जो है कि देशज प्रजा धर्म, जन्मस्थान, वंश, वर्ण आदि के आधार पर कंपनी के अधीन पद पर सेवा के योग्य नहीं माना जाएगा। तो ये चीज हम लोगों ने पढ़ा था, तो 1833 के चार्टर एक्ट में ऐसा हुआ था, तो ये हो गया। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 की धारा को प्रशासन की में भागीदारी हेतु मुख्य आधार माना गया। तो हम लोगों ने देख लिया ये सारे सवाल, इसका ऑप्शन हो गया 1833। एक बार हम लोग फिर से अगर सारे सवाल को देखना पसंद करें, देखते हैं कौन से अधिनियम से कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन सा सही है? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, और लेवेस्टर नहीं, एलिजा एमपी थे, इसलिए ऑप्शन 1 सही हो गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773, नियंत्रण परिषद की स्थापना, पिट्स इंडिया एक्ट 1774, मिशनरियों के कार्य करने की अनुमति, चार्टर एक्ट 1813, और गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति 1833। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किनसे रखी? चार्टर एक्ट 1813 से भी रखा गया, जनरल कमिटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 से भी रखा गया, प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद से भी रखा गया। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके 1813 के चार्टर एक्ट में कंपनी का समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 में। कंफ्यूज नहीं होना, उपयुक्त में से कोई नहीं लगाना है। चार्टर एक्ट 1813 के कथन के बारे में विचार करें, तो इसमें भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में 1858 में आया, इससे हमको पता चल जाता, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन के लिए कुछ हिस्सा लेना संभव नहीं था? 1833 के चार्टर एक्ट में बनाया। इसी के साथ ये वीडियो आज यही समाप्त करते हैं। 17 मिनट का फिर भी वीडियो हो गया। इस बार हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन किए फिर दोबारा रिपीट भी कर लिया, लेकिन अगली बार अगर क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चंस कम थे इसलिए हम लोगों ने कर लिया। तो इस तरह से हम लोग करते चले जाएंगे। देखिए कितना अच्छा हो रहा है। हम लोग 3 क्लास किए, उस टॉपिक को खत्म किया, उसके बाद हम लोगों ने उसको क्वेश्चन को खत्म किया। अगर आपने क्लास को 2 से 3 बार एग्जाम से पहले देख लिया तो मैं ये 100% गारंटी देता हूं कि आपका क्वेश्चंस एग्जाम में आपके लिए हलवा लगेगा, हलवा लगेगा। ये मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए आगे वीडियो अपलोड करता रहूंगा। धन्यवाद।